chemistry channel. We are studying unit 2nd, structure of atom, and today's topics are important feature of quantum mechanical model of atom, orbitals and its types, and quantum numbers. Let's start. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड था। कौन कौन से? एक तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, दूसरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इनको हमने डिटेल में कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल के आए इनसे। नंबर 1, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटाइज्ड मतलब हैविंग सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है एटम में प्रेजेंट है उसकी कुछ स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यूज होंगी इसकी एनर्जी की। किसकी एनर्जी की? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की। ठीक है। Number 2, the existence of quantized electronic energy levels is due to wave-like properties of electrons and are according to Schrödinger wave equation। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव लाइक जो है बिहेव करते हैं, लाइक ए वेव, और उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? इस वजह से क्वांटाइज्ड होती है। क्लियर? और ये जो है फॉलो करता है Schrödinger वेव इक्वेशन जो हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हम जो है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। इसलिए हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले। एग्जैक्ट हम पाथ इलेक्ट्रॉन का बता नहीं सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक वेव फंक्शन होता है, साइन। एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए वेव फंक्शन साइन और फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक वेव फंक्शन है साइन, जो रिप्रेजेंट किया गया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। And the probability of finding of an electron at a point in an atom is proportional to psi square। कितनी प्रोबेबिलिटी है कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, वो हम वेव फंक्शन जो है साई उसके स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है एटम के। In nucleus, proton and neutron are present, and around the nucleus, electrons are revolve in a fixed path called orbit। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन जो है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हैं। हेजनबर्ग ने यही कहा कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब क्या कि इसकी प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं हम कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ये जो है प्रेजेंट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? ए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding of an electron is maximum, that is called atomic orbital। जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4 types: s orbital, p, d orbital and f orbital। अब तक जो जो स्पीसीज एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हुए हैं उनमें कहाँ तक हमने f ऑर्बिटल्स तक मिले हैं हमें, क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ s ऑर्बिटल।
एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, इस तरह से, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन, ये एक स्फेरिकल चेयर है, मान लो आप, हमने किया जैसे कि एक टेबल है उसके अराउंड चेयर है, ठीक है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस चेयर पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, इससे बाहर कहीं पे भी नहीं। और इस चेयर पे रहते रहते क्या करेगा, ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहा है और अराउंड द टेबल। तो ये क्या हो गया, टेबल हमारा न्यूक्लियस, ये चेयर हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है और जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड इट्स वन एक्सिस एंड आल्सो अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस चेयर पे कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकता। तो इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद इन दिस चेयर है ना। तो ये जो है क्या हो गया हमारा ऑर्बिटल, और ये क्या है, स्फेरिकल शेप का है, इसलिए हमने इसको नाम दिया एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप, इस तरह से, ठीक है। तो वो चेयर हमारी क्या है, इस टाइप से है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है इस लोब में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस तरह से, और इस लोब में भी प्रेजेंट हो सकता है कहीं पर, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल, कैसे, इस तरह से, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस लोब में भी कहीं प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन इससे बाहर नहीं। तो ये हो गया डी ऑर्बिटल। इस तरह फोर्थ नंबर आपका आ गया एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल जो है उनकी शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, वी कांट ड्रॉ, इसलिए हम कहेंगे कि एफ ऑर्बिटल्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। क्लियर। अब जो ये है पी ऑर्बिटल है, जैसे डी, इनके सब ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। उनको करने से पहले हमें क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, वो करते हैं, फिर हम इनको फिर से करेंगे कि पी ऑर्बिटल और डी और एफ ऑर्बिटल है उनके क्या सब टाइप्स हैं। देखो, एक पर्सन का एड्रेस अगर हमें बताना हो तो उसमें हम क्या क्या बताएंगे, उसका हाउस नंबर बताया, फिर हाउस नंबर के बाद हमने उसका टाउन बताया, टाउन के बाद हमने सिटी बताया, सिटी के बाद हमने क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट, फिर हम उसका क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, फिर हम सिटी उसके बाद कंट्री बताते हैं। इस तरह से हम है ना एड्रेस बताते हैं। इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन है उसका भी एड्रेस अगर हमें बताना है तो वो हम कैसे बताएंगे, बाय क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कंप्लीट अगर आपको एड्रेस पता करना है, कहाँ पर प्रेजेंट है, किस तरह प्रेजेंट है, तो वो कौन बताएगा, क्वांटम नंबर। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम क्वांटम नंबर को, क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ फोर नंबर, फोर नंबर्स आते हैं इसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ which we can get complete information about all electrons in an atom। किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम फोर नंबर्स से बता सकते हैं, दैट आर क्वांटम नंबर, ठीक है। कौन से हैं ये, देखो, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, उसकी सेल के बारे में, उसके ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, शेल और ऑर्बिट, कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ऑर्बिट हमने किया ना कि न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ है, और इनको हमने नाम दिया था 1 2 3, जैसे के एल एम एन, है ना, ऐसे किया था ना। तो फर्स्ट है उसको के बोल दिया, सेकंड को एल, थर्ड को एम, एंड सो ऑन।
तो इन सेल्स के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनसे? इनको नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, होल नंबर से एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट क्वांटम सेल्स है, जो हमारी के सेल है, फर्स्ट सेल, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 1, सेकेंड का 2, थर्ड जो है एम का, उसका 3, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द मेन सेल और ऑर्बिट। और इससे ही हम क्या है, एनर्जी निकाल सकते हैं उसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकाली थी हमने? ई एन इज इक्वल टू -2π² me4 बाय एन स्क्र एच स्क्र, ये फॉर्मूला था ना। तो एन क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल का नंबर, यानी फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड के लिए 2 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे आप ये वैल्यूज पुट करोगे, फर्स्ट करोगे फिर सेकंड करोगे, तो इनको कंपेयर करते हैं, तो जो फर्स्ट सेल है के, उसकी एनर्जी कम होती है सबसे, फिर एल की उससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर एम की उससे ज़्यादा, फिर एन की एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सेल है उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, फिर एल की उससे ज़्यादा, इस तरह से बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जाता है। नंबर 2, एजाइमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। जो ये क्वांटम नंबर है, ये हमें सब सेल के बारे में बताएगा, सब सेल, और जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अभी हमने पढ़े ना ऑर्बिटल, एस पी डी एफ। तो ये एजाइमुथल क्वांटम नंबर उसी के बारे में बताता है कि कौन सा आपका ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ना, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये नोट कर लेना, ठीक है, वहां पे नहीं बताया था। तो एजाइमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। अब एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो, एल जो है वो उसकी वैल्यूज होती हैं 0 2 n-1, ठीक है। कैसे? देखो, अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 1, तो l की वैल्यू कितनी होगी भी? 0 से लेके n-1, यानी 1 - 1 क्या होगी? 0, यानी l की वैल्यू एक ही होगी, क्या होगी वो? 0। अगर l इज इक्वल टू, मैं क्या लेती हूँ? 1 लेती हूँ, ठीक है। l इज n की वैल्यू लेते हैं ना, n इज इक्वल टू, हमने 1 ले लिया, n इज इक्वल टू मैं लेती हूँ 2, यानी कि सेकेंड सेल। ये n समझ गए ना आप? जैसे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो सेल है, ये वैल्यूज हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसको बोलेंगे n इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए n की वैल्यू होगी 2, है ना। तो सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे वो हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे? l की वैल्यू क्या होगी? 0 2 n-1, यानी 2 - 1 क्या हो गया? 1, यानी कि 0 और 1 दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू 3 करोगे तो 0 1 और 2 3 वैल्यूज आ जाएंगी एंड सो ऑन। अब देखो, l की वैल्यूज जो हैं, अगर l की वैल्यू है 0 1 2 3, है ना, तो कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? अगर s 0 वैल्यू है तो s ऑर्बिटल, 1 वैल्यू है तो p, 2 वैल्यू है तो d, 3 है तो f, ठीक है। तो l की वैल्यू जैसे आपको ये आएंगी, आप बता सकते हो उसमें ये वाला ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करती हूँ, तो वहाँ l की वैल्यू मेरे पास आई सिर्फ एक, क्या? वो भी 0, यानी वहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा? s, यानी कि फर्स्ट जो है आपका ऑर्बिट, उसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा। तो इसका एड्रेस हो गया, अब फर्स्ट तो ऑर्बिट हो गया और s जो है ऑर्बिटल हो गया 1s, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ, तो मेरी वैल्यूज आई 0 और 1, 2 होगी, यानी कि एक तो s होगा और एक वहाँ पर p होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी तो कैसे? यानी कि सेकेंड सेल के अंदर आगे हम लिखेंगे सेल का नंबर, उसके बाद हम ऑर्बिटल का नंबर s, यानी 2s होगा वहाँ पे, और 2 में p भी होगा, यानी कि जो सेकेंड सेल है वहाँ दो ऑर्बिटल होंगे, 2s और 2p, यानी s और p ऑर्बिटल होंगे किसके अंदर? सेकेंड सेल में। क्लियर? एक और कर लेते हैं, देखो, n इज इक्वल टू 4, यानी कि फोर्थ सेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि इस सेल के लिए, इस ऑर्बिट के लिए मुझे बताना है
कि इसके अंदर कि कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एल की वैल्यू 0 टू क्या होगी n-1, है ना। तो 0 टू n-1 कितना हो गया 4 - 1 यानी कि 3। तो 0 टू 3 वैल्यू कितनी होंगी भाई 0 1 2 3, 3 तक हमें पहुंचना है, ये आ गई। अब एल की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है s, 1 होती है तो p, 2 होता है तो d, 3 होता है तो f, यानी कि जो फोर्थ सेल है उसमें s ऑर्बिटल भी होगा, p भी होगा, d भी और f ऑर्बिटल भी होगा। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्बिट और ये क्या बता रहा है ऑर्बिटल, क्लियर। अब यहाँ एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं इससे एल की वैल्यू से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकाल तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम होगा अंडर द रूट एल इंटू में एल प्लस 1, अंडर द रूट एल एल प्लस 1, ठीक है, इंटू h बाई 2 पाई, ठीक है। इससे हम निकाल देंगे, फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकालेंगे हम कैसे, अंडर द रूट एल एल प्लस 1 बाई इंटू में h बाई 2 पाई, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो किसी भी, मान लो मैंने आपको बोला थर्ड जो सेल है उसके p ऑर्बिटल के लिए आप थर्ड सेल के p ऑर्बिटल के रहने 3p के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो निकाल लोगे आप। p के लिए l की क्या वैल्यूज होगी आपकी 1, तो 1 पुट कर देना और आप निकाल लेना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है कि किसी भी सब सेल जो है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टेल अबाउट द ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा किसी भी सब सेल के अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा इस तरह से, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होगी हमारी शेल और या ऑर्बिट बोलते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होती हैं सब सेल, जिस, ठीक है, एस पी डी एफ ये हमने पढ़ी। अब इन सब सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, वो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। m की जो वैल्यू है वो निकालते हैं हम, m इज इक्वल टू प्लस एल 2 माइनस एल इंक्लूडिंग 0, ठीक है। जैसे कि अगर l की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल जो s सब सेल जो होती है उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी भाई 0 ही होगी, a की वैल्यू, यानी कि जो s और सब सेल है आपकी उसके अंदर कोई भी फर्दर ऑर्बिटल नहीं होता, एक ही होता है वो, ठीक है। इस तरह से कोई फर्दर इसके पार्ट नहीं होते। आगे बात समझ में। अब देखो अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होंगी भी +1 0 -1 यही होंगी ना, प्लस L2 माइनस L इंक्लूडिंग 0, ये हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, L इज इक्वल टू 1 होता है तो कौन सा सेल होती है सब सेल p सब सेल हो गई, यानी उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं px py एंड pz, ठीक है। अगर m की वैल्यू +1 है तो वो होता है आपका px, माइनस है तो py और 0 है तो वो pz, ठीक है। px के लिए जो है m की वैल्यू क्या होती है भाई +1 और py के लिए m की वैल्यू होती है -1 और pz के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे 3 ऑर्बिटल्स हो गए किसके p सब सेल के, ठीक है। अब टोटल सब सेल हमें ऑर्बिटल निकालने हैं भाई किस में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ m होंगे वो अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं 2l + 1 करके। l की वैल्यू पुट करो, जैसे कि s ऑर्बिटल है l की वैल्यू क्या होगी 0,
तो 2 इंटू जीरो यानी 0 यानी 1, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही होगा ना भी, यहाँ पर हमने एक ही बात की है। अब अगर L की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि P, इसके लिए कितनी वैल्यू होगी भी 3 आई है, 1 2 3, Px Py Pz 3 होगी। ऐसे ही फर्दर हम 2 के लिए कर लो, 3 पुट कर लो, है ना। नाउ अगर L की वैल्यू 2 है तो भाई M की वैल्यू क्या आ गई, +2 +1 0 -1 -2, यही आएंगी क्या नहीं, है ना। +L से -L तक जाना है हमें इंक्लूडिंग 0। अब देखो L = 2 होता है तो कौन सा हमारी सब सेल्स होती हैं D, यानी कि D के अंदर कितनी सब सेल्स होंगी भाई, ऑर्बिटल्स होंगे 5, ठीक है। D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और इसको फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, M की वैल्यूज 2L + 1, ठीक है। तो 2 इंटू में L की वैल्यू कितनी है 2 + 1, 4 एंड 5 हो गए भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, वो हमें पता चल गया इस फॉर्मूले से। अब वो कौन कौन से होंगे वो हमें इस वैल्यूज में निकालेंगे, +L2 - L इंक्लूडिंग 0। अब ये आ गई हमारी वैल्यू, यानी कि D के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी वैल्यूज आएगी +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब जब ये वैल्यूज +2 है जैसे, तो उसके लिए ऑर्बिटल जो है उसका नाम दिया गया है dx² - y², ठीक है। अब अगर +1 वैल्यूज हैं तो वो होगा आपका dxz। अगर 0 वैल्यूज हैं तो m की वैल्यू अगर 0 है तो ऑर्बिटल का नाम हो गया dz²। अगर -1 है तो dyz, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। अगर -2 वैल्यू है तो इसको बोलते हैं dxy, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये इसका नाम दिया गया है। अगर dx² - y² है उसके लिए m की वैल्यू +2 होती है, या ऐसे कर लो m की वैल्यू +2 है तो उसका नाम है dx² - y² ऑर्बिटल। तो जब हम d के बनाते हैं ना तो उसमें 5 इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब, और ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए। अब इनकी जो शेप है वो हम अभी, हमने जैसे ऑर्बिटल्स पढ़े हैं स्पीड d, उनके मैंने बोला सब पार्ट्स होते हैं, तो वही ये सब पार्ट्स हैं, इनकी शेप भी अभी हम देखेंगे। पहले एक और आपका क्वांटम नंबर रह गया, वो कर लेते हैं। चलो अभी पहले वो कर लेते हैं, L की वैल्यू 2 का निकालना था, L की वैल्यू 3 का वो निकाल लेते हैं। L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू बताओ भी क्या होगी, +3, फिर +2, फिर +1, फिर 0 -1, फिर -2 और -3 तक, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई। टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी तो कैसे निकालेंगे भी, टोटल वैल्यूज निकालने के लिए 2L + 1, L की वैल्यू कितनी है 3, 6 इंटू 7, टोटल वैल्यू होनी चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं भाई, ठीक है। अब ये L = 3 होता है तो कौन सा सब सेल होता है भी हमारा, F सब सेल, ठीक है। ये हमने पहले कर लिया। अब इनके नाम जो हैं M के, इनके भी फर्दर नाम होते हैं, पर उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि F ऑर्बिटल जो F ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो इनके सब पार्ट्स भी हम नहीं लिखते हैं। तो आपको बस यहाँ पर इतना ही पता होना चाहिए कि 7 होते हैं। अगर F सब सेल आपको इस तरह ड्रॉ करनी पड़े तो इस तरह से इसके 7 बना देंगे आप ऑर्बिटल्स, क्लियर। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। नाम से इंडिकेट है, स्पिन बताएगा भाई। स्पिन क्या होती है कि वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन अपनी एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व करते हैं ना, तो वो या तो वो क्या करते हैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यही कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो +12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो -12। अगर क्लॉकवाइज तो +12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन। और इसको हम अगर दिखाना होता है तो इस तरह दिखा दें, अपर एरो दिखाएंगे हम किसके लिए,
क्लॉकवाइज के लिए, और नीचे इस तरह से लोअर एरो दिखाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल। आगे अभी हम करेंगे ना कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। तो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरह कर दिया तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही बताता है कि वो किस डायरेक्शन में किस तरह मूव कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गए भी क्वांटम नंबर। अब हम फिर से वापस हमारे ऑर्बिटल पे आ जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें हमने पढ़ लिया था एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ। एस ऑर्बिटल हमने बोला स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने ये पढ़ लिया अगर एस ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू क्या होती है उसके लिए 0, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी इसके कोई सब पार्ट नहीं होते, ये एज इट इज होता है इस तरह से। तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, इसके कोई सब पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एस के लिए हम इसी तरह से बना देंगे। ठीक है, अब पी ऑर्बिटल बनाना है मुझे। ठीक है, तो पी के हमने बोले एम की वैल्यू कितनी आ गई थी भी आपकी 0, +1, 0 और -1। ठीक, तो मैंने बोला पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 होते हैं। पी जेड 0 पी जेड के लिए, और पी वाई के लिए -1 और पी एक्स के लिए +1 वैल्यू होती है। अब देखो इनकी शेप कैसी होगी, इस तरह बोला है मैंने, है ना, कि पी ऑर्बिटल इस तरह डंबल शेप का होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बताया था। अब अगर मैं बात करूं पी एक्स की, तो देखो हम 3 डायरेक्शन से डिनोट करते हैं ना, इस तरह से डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम वाई लेते हैं, इसको जेड लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये जो लोब है इसकी ओरिएंटेशन जो है इस तरह से है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अगर ऑर्बिटल इस तरह से लोब प्रेजेंट है तो इसको हमने बोल दिया पी एक्स। ठीक है, अगर मेरे को पी वाई बनाना है तो मैं अलोंग द पी एक्सिस इसके लोब्स बना दूंगी इस तरह से, ये वाई है, ये जेड, ये एक्स, तो ये हो गया पी वाई। अगर जेड के अलोंग बना दिया इस तरह से तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस है, ये पी जेड। ठीक है, तो लोब किस डायरेक्शन के अलोंग है उसके अकॉर्डिंग पी एक्स, पी वाई और पी जेड हमने उनको नाम दिया। नाउ डी ऑर्बिटल, इसमें हमने बोला कितने पार्ट्स हैं भाई इसके, एल की वैल्यू कितनी थी 2, एम की वैल्यूज क्या आई भाई +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इनको आपको नाम बता दिए। अब चलो इनको करते हैं, जैसे dx² - y²। ठीक है, +2 वैल्यू होती है। अब ये कैसे बनेगा, सारे नाम लिख लेते हैं, dx² - y, dxy, dyz, dxz और dz²। ये 5 आपके सब ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर। अब देखो कैसे बनाते हैं, पहले मैं इस सिंपल से लेती हूँ, dxy बनाना है अगर आपको, वही बनाऊँ, डायरेक्शंस बनाऊँ। 2 डायरेक्शन ले लिए मैंने, कौन कौन से देखो नाम से, x और y, एक x ले ली मैंने, एक y ले ली। ठीक है, अब इन क्या था, डबल डबल शेप होती है ना डी की, तो डबल डंबल बनाना है हमने इस तरह से। x और y के बीच में लोब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, x और y के डायरेक्शन जो है उनके बीच में अगर लोब प्रेजेंट होते हैं तो वो बन गया आपका dxy, तो ये dxy ऑर्बिटल हो गया। अगर मुझे dyz बनाना है तो सिर्फ क्या चेंज करना है, मुझे डायरेक्शन ही चेंज करनी है। ये यहाँ पर मैंने ले लिया y, ये ले लिया मैंने z। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे x y z नाम दे दिया मैंने। अब इनके विद इन y और z डायरेक्शन में हमने क्या बना लिया, लो बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका dyz। ऐसे ही अगर dxz बनाना है आपने तो क्या ले लोगे, एक x डायरेक्शन ले लो, एक आप z डायरेक्शन ले लो, इसको ही मैं z कर देती हूँ तो dxz बन जाएगा ये। ठीक है, ये तो हो गए ये वाले आपके तीनों। अब हम देखते हैं ये वाले कैसे बनेंगे, dx² - y²। देखो कैसे बनाना है, 2 ही डायरेक्शन है x और y, वही लेनी है हमने फिर से, ये मैंने ले ली x और ये लेगी y डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऑन द एक्सिस लोब प्रेजेंट हो गए, अलोंग द एक्सिस, इस तरह से डबल डबल बन गया। ऑन द एक्सिस आपके लोब प्रेजेंट है x और y पे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, इस लोब में भी, इस लोब में भी हो सकता है, यहाँ पर जहाँ भी डॉट लगा रही हूँ मैं कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इससे बाहर यहाँ पर नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। डायरेक्शन कौन सी है, एक्स और वाई, लेकिन एक्स स्क्र माइनस वाई में ऑन द एक्सिस लोब प्रेजेंट होते हैं, और एक्स वाई जो था हमारा उसके अंदर बिटवीन द एक्सिस लोब प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब ऐसे ही डी जेड स्क्र की बात करते हैं, तो डी जेड से एक ही डायरेक्शन दिख रही है आपको, है ना, तो एक ही डायरेक्शन ले लेती हैं हम, ये होगी जेड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से बनेगा आपका लोब, और इसमें आपके इस तरह से होता है, ये इस तरह की शेप होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी। अब ये एक बेल्ट सी है, देखो इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ये बीच में स्पेस है। जैसे ये मान लो आप इस तरह से, ठीक है, ये बेल्ट है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये एक बेल्ट है, ये वाली, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये जो है आपकी एक्सिस है, इसके अलोंग जो है क्या है, आपके लोब्स है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है नोड की, ये देखो इस तरह से मैंने पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक्स डायरेक्शन ले ली, ठीक है, जेड ले लो आप, पी जेड ले ली, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब वो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस लोब में भी, इस लोब में भी, लेकिन ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसको हम बोल रहे हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। where the probability of finding of electron is 0 that is node, और मैक्सिमम होती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और लेकिन जहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसे हम क्या बोल रहे हैं, नोड। तो P में तो इस तरह नोड हो जाएंगे, D में देखो ऐसे, ये हो गया आपका नोड। ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक आता है वर्ड इंटरनोड, ये क्या होता है। अब हमने देखो यहाँ पर पढ़ा कि फर्स्ट सेल में तो s ऑर्बिटल होता है, तो 1s होगा। ठीक है, अब सेकंड जो सेल है उसमें भी हमने पढ़ा कि s होगा और p होगा, 2s और 2p दो होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ s हो गया 1s और ये हो गया 2s, तो इनकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। तो क्या दोनों स्फेरिकल शेप के होंगे, दोनों सेम होंगे, इस तरह के एक जैसे होंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में, नहीं, डिफरेंस होता है क्या, इंटरनोड का। देखो 1s तो मैंने बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगी, इलेक्ट्रॉन वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन 2s ऐसा नहीं होगा, स्फेरिकल तो होगा लेकिन ऐसे नहीं। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस तरह से। लेकिन ये जो बीच में स्पेस दे रखा है यहाँ नहीं हो सकता है, इसको बोला मैंने इंटरनोड। क्या बोला, इंटरनोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, यहाँ नहीं हो सकता। तो ये है तो स्फेरिकली शेप का, लेकिन 2s की शेप क्या होगी, इस तरह की होगी। अगर मुझे 3s बनाना है तो एक और इंटरनोड बना दूंगी मैं इसमें। कैसे बनाऊंगी, इसको एक ब्लैंक इस तरह से बना देंगे, फिर इसके बाद एक और बना दो आप, और उसमें डॉट डॉट लगा दो। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो ये क्या हो गया, 3s। तो 3s में कितने इंटरनोड आ गए, 2। इस तरह से 4s 5s आप बनाते जाओ, इंटरनोड बनाते जाओ। तो यही डिफरेंस होता है कि फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, 2s 3s 4s, बीच में इनके नोड और इंटरनोड जो है उनका डिफरेंस होता है, बाकी होते तो स्फेरिकली ही है। ठीक है, ऐसे ही p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल कैसे हैं भाई, डम्बल शेप होते हैं ऐसे। फर्स्ट में तो देखो, फर्स्ट जो सेल होती है उसमें तो होता नहीं है p ऑर्बिटल, सेकंड में होता है 2p, है ना, फिर 3p एंड सो ऑन। अब देखो 2p में तो कोई एक ये आपका बन गया नोड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपके कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये तो हो गया 2p। अब मुझे 3p बनाना है। ठीक है, तो 3p में कैसे बनाएंगे, इस तरह से ये बना दिया मैंने इंटरनोड। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट हो सकता है, इस लोब में भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं प्रेजेंट हो सकता है।
इस ये क्या है, नोड यहाँ नहीं हो सकता, और ये दोनों क्या है, इंटरनोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, 3p की शेप हो गई। ठीक है, तो 2p में तो सिर्फ नोड आएगा, इंटरनोड एक भी नहीं होगा। 3p में क्या होंगे, 1 इंटरनोड आ गया, 1 इंटरनोड। अब 4p की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होंगे, 2 इंटरनोड आ जाएंगे। अब 2 इंटरनोड बनाने हैं बस मैंने इस तरह से। अब ये ध्यान रखना, ये एक इंटरनोड माना जाएगा, दोनों लोब्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दो जो आपका लोब है उसके अंदर दोनों में हमने बनाना है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 इंटरनोड हो गए, नहीं, ये कितने हो गए, 2 इंटरनोड हो गए। ठीक है, ऐसे ही 5p बनाओ, 3 इंटरनोड बना दो, 6 बनाओ, 4 बना दो, तो इंटरनोड आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये होता है इनका डिफरेंस। ऐसे ही डी में अगर हम देखें, डी ऑर्बिटल में डबल डबल शेप थी ना ऐसे, उनमें भी क्या करना है, ये तो यह है आपका नोड 3d से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में डी नहीं होता, सेकंड में भी डी नहीं होता, जो थर्ड जो सेल होगी वहां पे 3d होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया नोड, इंटरनोड बनाना है। 3d में तो कोई इंटरनोड नहीं होगा, 4d में 1 इंटरनोड होगा। 1 इंटरनोड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो चारों लोब हैं उनमें सब में बनाना है हमने इसको। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है वो, ये जो डॉट की है ये पोजीशन बता रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि कहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नोड पे नहीं हो सकता, और ये क्या हो गया आपके इंटरनोड, यहाँ नहीं प्रेजेंट हो सकता। ठीक है, ये इंटरनोड है। ऐसे ही 4d में तो 1 इंटरनोड, ये कितना हो गया, 1 इंटरनोड है। अगर मुझे 2 इंटरनोड बनाने हैं तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक के अंदर। क्लियर, ऐसे ही 5d है उसमें बना लो, एंड सो ऑन। अब ये नोड और इंटरनोड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल निकालने दो, हम निकालेंगे n-1 से। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जो ऑर्बिट होता है उसका नंबर। ठीक है, -1। अब जो नोड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल नोड, जैसे एस ऑर्बिटल है उसमें हमने क्या देखा, स्फेरिकल नोड। एक होते हैं एंगुलर या प्लेनर नोड, प्लेनर और एंगुलर नोड। ठीक है, अब इनको सेपरेटली हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने देखना है एंगुलर नोड तो उसकी वैल्यूज होती है एल के इक्वल। एंगुलर नोड इज इक्वल टू जितनी उसकी एल की वैल्यू है उतने ही उसमें एंगुलर नोड होगी। और स्फेरिकल नोड निकालनी है तो n-l-1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्फेरिकल नोड। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 आ जाएगा। ठीक है, n-l-1 प्लस में l, तो n-1 आ गया ना, तो टोटल नोड। तो इस तरह से हम स्फेरिकल नोड यानी कि एस ऑर्बिटल में इस तरह से ये निकलते हैं ना, ये स्फेरिकल नोड हो गए। प्लेनर नोड का मतलब होता है ऐसे, देखो ये एक प्लेन है, जैसे p है, p में ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, इससे इसको बोलते हैं प्लेनर नोड। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।